वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे कैलोरीमिति का लेक्चर नंबर 3। दोस्तों, इससे पहले हमने कैलोरीमिति के 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों प्लीज़ आप उन्हें वीडियो को देख लें। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर हमने कैलोरीमिति की डेफिनेशन के बारे में और विशिष्ट ऊष्मा के बारे में और ऊष्माधारिता के बारे में और कि हमारा जो कैलोरीमिति का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में पढ़ा था, और जो सिद्धांत का अनुप्रयोग है उसके बारे में पढ़ा था, यानी किस प्रकार किसी मिश्रण का टेम्परेचर निकाला जाता है। तो दोस्तों आप उन वीडियो को देख लें। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन के दौरान किस प्रकार टेम्परेचर स्थिर रहता है और अवस्था परिवर्तन से पहले किस प्रकार टेम्परेचर में वृद्धि होती है या टेम्परेचर में कमी होती है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अवस्था परिवर्तन होता क्या है। देखिए दोस्तों, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को परिवर्तित करता है अवस्था परिवर्तन कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ होता है वह अपनी भौतिक अवस्था को परिवर्तित करता है, यानी कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है वह लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाए, या फिर कोई लिक्विड है वह ठोस अवस्था में यानी सॉलिड अवस्था में परिवर्तित हो जाए। यानी कि इस प्रकार की जिस भौतिक अवस्था में जब परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को अपन अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन के 2 विशेष तथ्य होते हैं, तो दोस्तों उनके बारे में हम पढ़ते हैं कौन कौन से तथ्य होते हैं। वो अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है। देखिए दोस्तों, जो अवस्था परिवर्तन होता है वो हमेशा एक निश्चित ताप पर होता है, और जिस समांतराल में अवस्था का परिवर्तन होता है उस के बीच ताप स्थिर रहता है जब तक कि पूरे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता है। देखिए दोस्तों, मान लो जब कोई हमें लिक्विड दिया, यानी कि कोई माना कि जल दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस पर, यदि हम इसको गर्म करते हैं यानी उष्मा देते हैं तो पहले दोस्तों इसकी अवस्था द्रव में ही रहेगी, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि हो जाएगी। यानी कि वृद्धि होते होते इसकी वृद्धि में यानी कि टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा फिर आगे इसका डिग्री यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। यह जो ऊष्मा होगी यह इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगी, और आंतरिक ऊर्जा बढ़ने के कारण इसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उसका मान बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर स्थिर रहकर इसकी अवस्था परिवर्तित होने लगेगी, यानी कि जो ये द्रव में है द्रव यह गैसीय अवस्था में यानी वाष्प होने लगेगा इसका। तो दोस्तों जब तक यह पूर्ण रूप से वाष्प न हो जाए तो इसका जो टेम्परेचर है वह 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही यह पूर्ण रूप से गैस में बदलते ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर जब तक यह गैस अवस्था में रहेगी इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यानी कि फिर गैस होने के बाद में टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जब द्रव से गैस की अवस्था में परिवर्तित होगी, यानी कि जब तक पूर्ण रूप से गैस नहीं बन जाती तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस स्थिर रहता है। देखिए दोस्तों, यहीं पे हमें भी ये 2 तथ्य है, इसी के अंदर ये बताया गया है कि जो अवस्था परिवर्तन होता है वह एक निश्चित टेम्परेचर होता है। जैसे कि द्रव है उसका गैस में 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये एक निश्चित टेम्परेचर होता है। और जिस अंतराल में अवस्था परिवर्तन होता है उसके बीच ताप स्थिर रहता है जब तक कि कोई पूरा पदार्थ अवस्था में यानी कि अवस्था परिवर्तन न हो जाए। यानी कि जब तक इस द्रव्य का गैस के अंदर अवस्था परिवर्तन न हो जाए जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, वह परिवर्तित नहीं होगा। तो दोस्तों आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को बैक जा करके दोबारा देख सकते हैं। अब पढ़ेंगे अपन अवस्था परिवर्तन की कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला है गलन या मेल्टिंग। गलन क्या होता है? जब कोई ठोस पदार्थ है यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को गलन कहते हैं। यानी दोस्तों कोई किसी पदार्थ की अवस्था ठोस है और जब इसको अपन टेम्परेचर देते हैं यानी कि टेम्परेचर यानी ऊष्मा दी जाती है तो यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इसका गलन हो रहा है, तो हो जाएगा इसका गलन। और यह जिस टेम्परेचर पर होता है उसको गलनांक कहते हैं, यानी यह जिस निश्चित ताप पर होता है उसको गलनांक कहते हैं। जैसे हमारा बर्फ़ है वह धीरे धीरे पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाती है टेम्परेचर बढ़ाते देने पर, तो यह इसका गलन कहलाएगा। लेकिन यह जिस टेम्परेचर पर होती है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है तो यह इसका गलनांक कहलाएगा। यानी अवस्था का परिवर्तन तो कहलाएगा गलन, और यह जिस टेम्परेचर पर होती है उसको कहते हैं अपन गलनांक। तो बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जब तक बर्फ़
यह हमारी बर्फ़ है, इसका टेम्परेचर भी हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से। लेकिन जब तक यह पूर्ण रूप से द्रव्य के अंदर नहीं बदल जाती तो इसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। यहीं समझाया गया है कि जो इसका गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। जब तक अवस्था में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो जाती, यानी कि ठोस से जब तक द्रव्य नहीं हो जाती, जब तक इसका टेम्परेचर स्थिर ही रहता है। यही हमें बताया है। और इस बर्फ़ का गलनांक 0 होता है। अब बढ़ेंगे अपन क्वथन, यानी जब कोई पदार्थ पूर्णतः किसी निश्चित ताप पर द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में आ जाता है तो इस परिवर्तन को क्वथन कहते हैं। यह प्रक्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसको क्वथनांक कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमें पढ़ना है क्वथनांक यानी क्वथन, यानी जब कोई पदार्थ यानी द्रव अवस्था से, यानी कोई हमें द्रव दिया हुआ है, वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है तो इस अवस्था को अपन इस परिवर्तन को कहते हैं क्वथन, यानी बॉइलिंग, यानी उबलना, यानी कि उबल रहा है, यानी कि द्रव से गैस में बदल रहा है। और यह जिस टेम्परेचर पर होता है, हम जानते हैं कि जो अवस्था परिवर्तन होता है एक निश्चित टेम्परेचर पर होता है, तो यह जिस टेम्परेचर पर होगा उसको कहते हैं अपन क्वथनांक। जैसे जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जो द्रव होता है वो द्रव से गैस के अंदर बदलेगा। जो जल होता है द्रव से गैस के अंदर बदलता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस नियत रहता है। तो इसका क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक। अब है वाष्पन, यानी द्रव्य की ऊपरी सतह से द्रव्य प्रत्येक ताप पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो द्रव्य होता है वह ऊपरी सतह से, यानी प्रत्येक, यानी कि यह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उसके कहते हैं अपन वाष्पन कहलाती है। यानी दोस्तों जो हमारा द्रव्य होता है उसकी ऊपरी सतह होती है, उसका जो प्रत्येक भाग यानी कि ऊपरी सतह से प्रत्येक ताप पर, यानी कि कोई भी ताप हो वह उस यानी कि वाष्प में बदलती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, अवस्था पर, यानी वाष्पन कहते हैं। जैसे कि अब गर्मियों के अंदर अपन देखते हैं कि जो हमारा जोहर होता है या फिर अपन समुद्र में देख सकते हैं कि ओनली टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो ऊपरी सतह पर क्या होता है कि कुछ द्रव्य होता है वह वाष्प के अंदर बदलने लग जाता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है उसको वाष्पन कहते हैं, यानी कि यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। इसके अंदर टेम्परेचर, यानी कि कोई निश्चित टेम्परेचर नहीं होता है, उनकी प्रत्येक ताप पर, यानी कि कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, वह गैस अवस्था में ऑटोमेटिक बदल जाती है, यानी कि ओनली वह ऊपरी सतह ही बदलती है, तो उसको कहते हैं अपन वाष्पन। अब आएगा द्रव या संघनन, द्रवण या संघनन। अब देखिए दोस्तों, संघनन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें गैस का ताप कम करने पर वह एक निश्चित टेम्परेचर पर गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो उसको द्रवण या संघनन कहते हैं। और यह जिस निश्चित ताप पर होती है उसको संघनन बिंदु कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में बदलती है तो उसको कहते हैं अपन क्वथनांक, क्वथन कहते हैं, क्वथन। और जिस टेम्परेचर पर होती है उसको क्वथनांक बोलते हैं। लेकिन कोई कोई पदार्थ गैस से लिक्विड में परिवर्तित होता है, यानी कि लिक्विड से गैस में परिवर्तित होता है, उसको तो क्वथन कहते हैं। लेकिन गैस से जब कोई पदार्थ लिक्विड में परिवर्तित होता है तो उसको अपन बोलते हैं संघनन या द्रवण। तो दोस्तों यह जिस टेम्परेचर पर होता है उसको कहते हैं संघनन बिंदु। तो दोस्तों याद रखना। अब है ऊर्ध्वपातन। अब देखिए जो ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन होता है वह डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, या सीधे गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि उसमें द्रव की अवस्था नहीं होती है, उसे अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कि हमारा जो कपूर होता है या नौशादर होता है, देखिए जो कपूर की गोली होती है उन वो है क्या आती है वायुमंडल में जैसे ही वायु के संपर्क में आती हैं तो वह द्रव अवस्था में न बदल कर सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलते हैं, यानी कि जो सॉलिड अवस्था में होते हैं और लिक्विड अवस्था में बदले बिना ही ये सीधे गैसीय अवस्था में ही बदल जाते हैं। इस जो यह जो प्रक्रिया होती है इसको अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि कोई भी जो सॉलिड होता है जब उसका अवस्था परिवर्तन होता है तो वह द्रव में न होकर सीधे गैसीय अवस्था में हो जाता है, तो उसे अपन संघनन कहते हैं। अब जो हिमायन होता है, हिमायन के अंदर द्रव होता है वह द्रव सॉलिड के अंदर परिवर्तित होता है। देखिए दोस्तों, इन सबको एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो हमारा सौर सबसे पहले होता है
ठोस अवस्था। जब इस ठोस अवस्था से किसी पदार्थ गैसीय अवस्था में बदलती है तो उसे अपन कहते हैं गलन। यानी ठोस है यदि द्रव में बदलती है, सॉरी दोस्तों, यदि ये सॉलिड है, यदि इसको अपन लिक्विड में बदलते हैं यानी द्रव में बदलते हैं तो यह हमारा कहलाएगा गलन। और यदि लिक्विड को गैस में बदलते हैं तो वह हमारा कहलाएगा, लिक्विड को गैस में बदलेंगे वह कहलाएगा हमारा क्वथन। और जिस टेम्परेचर पर होता है उसको कहते हैं क्वथनांक। लेकिन यदि गैस को अपन फिर से सॉलिड के अंदर यानी कि लिक्विड के अंदर बदलें, द्रव के अंदर बदलें, तो वह हमारे कहलाएगा द्रवण या संघनन। और जिस टेम्परेचर पर होता है उसको कहते हैं अपन संघनन बिंदु। और जिस प्रक्रिया के अंदर कोई लिक्विड ठोस अवस्था में बदलता है तो उसे कहते हैं अपन हिमायन। यानी द्रव से ठोस अवस्था में बदलता है तो उसे हम कहते हैं हिमायन। और उसका जो कहते हैं हिमांक बिंदु, जिस बिंदु पर बर्फ जिमती है उसको कहते हैं अपन हिमांक। अब जिस टेम्परेचर पर, अब दोस्तों कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट गैस, ठोस से गैस और गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है, यानी कि वह द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती, उसे कहते हैं अपन उद्रवपातन। और दोस्तों कई पदार्थ ऐसे होते हैं, और जो वाष्पन होता है, वो वाष्पन क्या होता है कि गर्मियों के अंदर या कभी भी या किसी भी टेम्परेचर पर जो द्रव होता है ओनली उसकी ऊपरी सतह यानी ऊपरी सतह का कुछ भाग यानी कि गैसीय अवस्था में बदलता है तो हम कहते हैं यानी कि यह वो इसका वाष्पन हो रहा है। यानी कि बाकी जो नीचे का लिक्विड है वो लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन जो ऊपरी सतह होती है वही केवल गैस अवस्था में बदलती है तो हम कहते हैं कि इसका वाष्पन हो रहा है, तो ये होती है वाष्पन। तो दोस्तों यदि आप, मैं हाई होप या सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन अगला बिंदु, पहले हमें नोट दिया हुआ है। यानी किसी पदार्थ के गलनांक तथा हिमांक और क्वथनांक तथा संघनन बिंदु समान होते हैं। देखिए दोस्तों हमें बताया गया है कि किसी पदार्थ के गलनांक और हिमांक, क्वथनांक तथा संघनन बिंदु समान होते हैं। जैसे कि हमें बताया गया है कि कोई पदार्थ है वह ठोस अवस्था में है, जिस टेम्परेचर पर यह द्रव अवस्था में बदलता है उसी टेम्परेचर पर ही यह द्रव अवस्था से गैसीय ठोस अवस्था में बदलेगा। यदि इसको उष्मा दी जाती है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ द्रव्यों के अंदर परिवर्तित होती है। यदि द्रव से उष्मा ली जाती है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही यह बर्फ में परिवर्तित होती है। यानी इससे गलनांक एवं हिमांक समान होते हैं। इसी प्रकार इसको गैस के अंदर परिवर्तित किया जाता है, यानी इसका जो क्वथनांक होता है वह इसके संघनन बिंदु के समान होता है। यानी कि गलनांक या क्वथनांक और संघनन बिंदु आपस में बराबर होते हैं और गलनांक और हिमांक आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों याद रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? देखिए दोस्तों, जब किसी पदार्थ का ताप परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गैस की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए दोस्तों, पहले कोई लिक्विड होता है यानी जल मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको हम उष्मा देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसका टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि यह पूर्ण रूप से गैस में नहीं परिवर्तित हो जाती। और गैस पर भी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। लेकिन दोस्तों द्रव से गैस के अंदर बदलने के लिए इसको उष्मा की आवश्यकता होगी, यानी कि टेम्परेचर तो परिवर्तित हो नहीं रहा, इसको उष्मा की आवश्यकता होगी, जिससे कि जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बदल जाती है, यानी कि वह इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जो उष्मा दी जाएगी वो उष्मा कितनी दी जाएगी? जब तक कि पूर्ण रूप से अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। ये जो उष्मा का मान होता है इसे अपन गुप्त उष्मा कहते हैं। यानी गुप्त उष्मा क्या होती है? यानी अवस्था परिवर्तन के दौरान जब यानी कि टेम्परेचर स्थिर होता है तो उस अवस्था परिवर्तन के दौरान जितनी उष्मा दी जाती है उसको कहते हैं अपन गुप्त उष्मा। यानी कि किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बिना, यानी तापमान हमें पता है अवस्था परिवर्तन के दौरान स्थिर रहता है, तो तापमान परिवर्तित किए बिना इसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, यानी गैस से यानी द्रव से गैस को बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी टेम्परेचर तरीका स्थिर रखा जाएगा, लेकिन जो उष्मा दी जाएगी वह हमारी गुप्त उष्मा कहलाएगी। अब देखिए दोस्तों, गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है? अब डेफिनेशन तो वही निकलेगी गलन की, यानी बिना ताप बदले ठोस के एकांक द्रव्यमान को, यानी कि एकांक द्रव्यमान को पूर्णतः द्रव्य में बदलने के लिए जो आवश्यक उष्मा होती है उसको ठोस की गलन उष्मा कहते हैं। देखिए दोस्तों याद रखना, तो बर्फ की गलन उष्मा होती है यानी गुप्त उष्मा होती है, वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम या 3.36 × 10⁵ जूल पर kg। यानी जब किसी
बर्फ़ को द्रव्य में बदला जाता है तो उसे जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो ऊष्मा होती है 80 कैलोरी, यानी 80 कैलोरी ऊष्मा देंगे तब इसे यह पूर्ण रूप से द्रव्य के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। ये इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, यानी टेम्परेचर परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में जो ऊष्मा दी जाएगी वो उसके टेम्परेचर में परिवर्तित, यानी टेम्परेचर के मान में वृद्धि करेगी। फिर वह गुप्त ऊष्मा के अंदर उसको नहीं नापा जाएगा। गुप्त ऊष्मा के अंदर वही ऊष्मा आती है जिसके दौरान टेम्परेचर स्थित होता है, यानी कि जब अवस्था परिवर्तित होती है वही जो ऊष्मा होती है वही गुप्त ऊष्मा होती है। और जो बर्फ़ की ऊष्मा होती है यानी गलन गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 80 कैलोरी। दोस्तों याद रखना। अब ये होता है कि एम द्रव्यमान वाले पदार्थ को उसके ताप में परिवर्तित करने के लिए जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्यू होती है वो होती है क्यू बराबर एम एल। क्योंकि अब ये जो एल होता है यहाँ पर ये होती है गुप्त ऊष्मा, इसका फॉर्मूला होता है एम अपॉन क्यू। अब है नेक्स्ट इसका एसआई पद्धति में गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है वह होता है जूल पर कैलोरी। क्योंकि दोस्तों गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि एकांक द्रव्यमान, यानी एकांक द्रव्यमान किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा क्या होगी कि उस पदार्थ का एकांक द्रव्यमान लेने पर उसके अवस्था परिवर्तन के दौरान जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे अपन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर तो गलन की गुप्त ऊष्मा यानी कि एकांक द्रव्यमान लेते हैं, इसलिए उसके अंदर द्रव्यमान का भाग दिया जाता है गुप्त ऊष्मा को निकालने के लिए। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो जाएगा जूल पर केजी। सॉरी दोस्तों, ये जो यहाँ पर फॉर्मूला इसके अंदर मिसप्रिंट हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो क्यू होगा ये तो आएगा ऊपर, ये जो एम होगा वो आएगा नीचे, यहाँ पर ही एक्सचेंज हुआ। क्योंकि जब हमें एम को यहाँ इधर लेकर के आएंगे तो इसके डिवाइड में आएगा, यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है तो इसको सही कर लेना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। देखिए दोस्तों, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वो हो जाएगी जब कोई द्रव्य से यानी गैस में बदलने के लिए उसको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही हमारी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। वो होती है भाप के लिए 540 किलो कैलोरी। दोस्तों इसको याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माना आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और इसका जो जूल पर केजी के अंदर जो होता है उसका मान होता है 2.268 इंटू 10⁶। अब है नेक्स्ट दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर होता है वो समाप्त होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।